बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम आखिरी लेक्चर में जो डिस्कस कर रहे थे वो कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम था। कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमने कहा कि हम बहुत सी ड्रग्स को जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं इन अपर जीआईटी या फिर उनको ओरली अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती हैं और सिस्टेमिकली उनको डिलीवर करना डिफिकल्ट होता है, उनके लिए फिर हम कोलोन टारगेटेड ड्रग सिस्टम डिजाइन करते हैं। कोलोन टारगेटेड में हमने कहा कि कुछ ड्रग कैंडिडेट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो ड्रग्स जो एसिडिक इंटेंस एसिडिक कंडीशन ऑफ स्टमक में डिग्रेड कर जाती हैं, उनके लिए फिर हम कोलोन टारगेटेड ड्रग सिस्टम बनाते हैं। या फिर हमने कहा कि वो ड्रग्स जो कि अब्जॉर्ब नहीं होती या डिग्रेड कर जाती हैं इन द जीआईटी, जैसे फॉर एग्जांपल पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स हैं, वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकती क्योंकि वो डिग्रेड कर जाती हैं। इवन के वो अब्जॉर्प्शन की कैपेबल होती हैं लेकिन वो डिग्रेड कर जाने की वजह से, इंजाइम्स की प्रेजेंस की वजह से इन द जीआईटी स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टमक में एसिड की प्रेजेंस की वजह से वो डिग्रेड कर जाती हैं और लिवर उनको मेटाबोलाइज कर देता है, इसलिए वो फिर यहाँ पे नहीं डिलीवर की जा सकती। तो ड्रग्स जो कि फर्स्ट पास इफेक्ट से पास होती हैं और उसके बाद फर्स्ट पास इफेक्ट के बाद वो थेरापेटिकली एक्टिव नहीं रहती, वो थेरापेटिकली इनएक्टिव हो जाती हैं, उन ड्रग्स के लिए भी हम फिर अगर ओरली हमने देनी है, क्योंकि ओरल रूट एक मोस्ट सूटेबल रूट होता है, तो ओरली एडमिनिस्टर करने के लिए हम कोलोन को एक सूटेबल साइट कंसिडर करते हैं। इसके अलावा हमने कहा वो ड्रग्स जो कि स्पेसिफिकली फॉर दोज डिजीजेज हैं विच एग्जिस्ट इन कोलोन, फॉर एग्जांपल अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोरोन डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और कंबाइंडली नोन एज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये जो डिजीजेज हैं इनको, या कोलोन कैंसर भी अल्टीमेटली कोलोन कैंसर, इनको ट्रीट करने के लिए हम अगर सिस्टेमिकली रीच करें टू द कोलोन तो वो बहुत डिफिकल्ट है और वो उन थेरापेटिक डोजेज में रीच करना बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेसिफिकली फॉर एंटी कैंसर नियोप्लास्टिक ड्रग्स, या फिर आप कहें कि फॉर स्टीरॉइड्स। तो जो स्टीरॉइड्स हैं उनको सिस्टेमिकली रीच कराना बहुत डिफिकल्ट होता है, सिस्टेमिकली उनके बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि अगर हम एक्सटेंसिव क्वांटिटी में देंगे उनको तो वो फिर साइड इफेक्ट फील होते हैं, इसलिए हम फिर उनको डिलीवर कराना चाहते हैं स्पेसिफिकली इनटू कोलोन। इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। और सेकेंडली हमने कहा फिर कुछ अप्रोचेज हैं जिससे हम कोलोन टारगेटेड ड्रग सिस्टम बनाते हैं, उनमें दो तरह के अप्रोचेज, एक प्राइमरी अप्रोचेज हैं और एक सेकेंडरी या नोवल अप्रोचेज हैं। हमने प्राइमरी डिस्कस करना शुरू की थी लास्ट टाइम, तो प्राइमरी में हमने कहा पीएच कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है नंबर 1, नंबर 2 टाइम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, और फिर इनका कॉम्बिनेशन है टाइम एंड पीएच कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और तीसरा जो है वो माइक्रोबियली ट्रिगर्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे लेक्चर में। तो माइक्रोबियली ट्रिगर्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से मुराद है कि कोलोन क्योंकि एक साइट है जिसमें बहुत ज्यादा माइक्रोफ्लोरा एग्जिस्ट करता है, इसमें नंबर वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, इवन 1000 से भी मोर वैरायटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम 1 ml कोलोन के कंटेंट्स लें, 1 ml उनका सैंपल लें, तो उसमें तकरीबन 1000 के राउंड अबाउट माइक्रोफ्लोरा जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया को कॉन्स्टिट्यूट करता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और उनमें फिर जो मेनली बैक्टीरिया वो एनारोबिक होती हैं। ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस एक्चुअली अडॉप्ट करते हैं, तो फर्मेंटेशन के लिए इनको सबस्ट्रेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सबस्ट्रेट हमारी डाइट के होते हैं, जो हम डाइट लेते हैं और वो कोलोन में चली जाती है, जो कि अनमेटाबोलाइज्ड होती है, जो कि अब्जॉर्ब नहीं हुई होती, वो फिर यहाँ पे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में इनका सबस्ट्रेट बन जाती है। ये उनके ऊपर फिर बैक्टीरिया जो है फर्मेंटिंग रिएक्शन काज करते हैं, मींस एंजाइम सिक्रीट करते हैं। फर्मेंटेशन में ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उन एंजाइम्स में मोस्ट कॉमनली एंजाइम जो हम कहते हैं वो एजो रिडक्टेज है। तो एजो रिडक्टेज कॉमनली, क्योंकि हमने बहुत सी ड्रग्स जो कि एजो बॉन्ड्स के साथ बनाई हुई है, इनके अलावा ग्लूकुरोनाइडेज भी रिलीज करते हैं, और फॉर एग्जाम्पल ग्लैक्टोसाइडेज करते हैं या यूरिया डिहाइड्रोक्सिलेज करते हैं, ये कॉमनली नाइट्रो रिडक्टेज करते हैं, ये कॉमनली पेप्टाइड्स को डिग्रेड करने के लिए होता है, पेप्टाइड्स को या पॉलीसैकेराइड्स को डिग्रेड करने के लिए होता है। तो पॉलीसैकेराइड बेस्ड डिलीवरी भी हम दे सकते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं फिर जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ये एंजाइम्स बायोडिग्रेडेबल
पॉलीमर्स को डिग्रेड करने के लिए, यानी कि वो पॉलीमर जो कि नॉर्मली एसिडिक कंडीशन में या फिर नॉर्मली बेसिक कंडीशन में डिग्रेड नहीं कर सकते, वो उनके अंदर कोई ऐसा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जो कि उनको रिस्ट्रिक्ट करता है टू बी डिसॉल्व्ड, टू बी डिग्रेडेड बाय एनी काइंड ऑफ एंजाइम्स। वो फिर यहाँ पे माइक्रोब्स जो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स, उनसे डिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए उनको फिर हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। तो हमने ऐसे पॉलीमर फिर यूज किए हैं जो कि एंजाइम से डिग्रेड किए जा सकते हैं। तो ये एंजाइम जो है क्योंकि कोलोन में ही होते हैं, इसलिए ये पॉलीमर जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिग्रेड नहीं करता। तो ये एंजाइम जो है, सिर्फ ये एंजाइम उस पॉलीमर की जो मेन स्ट्रक्चर है, उसकी बैकबोन है, उसको ब्रेक कर सकता है, जिससे फिर वो पॉलीमर जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि वो डिग्रेडेबल हो जाता है और ड्रग उसमें से बाहर आ जाती है। इन अप्रोचेज में प्राइमरीली दो तरह की अप्रोचेज यूज की जाती हैं, एक प्रो ड्रग अप्रोच और दूसरी पॉलीमर बेस्ड अप्रोच। तो प्रो ड्रग में हम ड्रग कैंडिडेट ऐसा बना लेते हैं, यानी कि एक फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव हम ले लेते हैं किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का, जिसको एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। वो एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिर एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होता है। तो हमने फाइंड किया है कि एजो बॉन्ड्स जो अगर बना लिए जाए, एजो एरोमेटिक बॉन्ड, तो वो एजो एरोमेटिक बॉन्ड एसिडिक कंडीशन में भी ड्रग को प्रोटेक्ट रखता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन की बेसिक कंडीशन में भी प्रोटेक्ट रखता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक करता है जब वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इन कांटेक्ट में आता है। यानी कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जब कांटेक्ट में आएगा तो उस वक्त वो एजो रिडक्टेज, जो एजो रिडक्टेज एंजाइम है, वो एजो एरोमेटिक रिंग को ब्रेक कर देगा, तो इसको एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन कहते हैं। तो हमने ड्रग्स में ऐसा बॉन्ड बना लिया। तो फॉर एग्जांपल ड्रग है 5-ASA 5-एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसको कहते हैं। ये एक्टिव है अगेंस्ट कोलोन कैंसर आल्सो एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आल्सो। तो जब हमने ये बना लिया तो हमने 2 5-ASA मॉलिक्यूल्स को आपस में बना दिया। सल्फा सैलाजीन को हमने 5-ASA के साथ बना एजो एरोमेटिक रिंग के साथ ज्वाइन कर दिया। तो जब हम ये ड्रग जो है वो फिर स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक्टिव ही नहीं है, ये अब्जॉर्ब भी नहीं होती, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर ये जब कोलोन में जाती है तो ये एजो बॉन्ड एजो रिडक्टेज एंजाइम्स की वजह से डिग्रेड कर देते हैं, तो जिसकी वजह से फिर एक्टिव ड्रग जो कि एक्टिव हमारी 5-ASA मॉलिक्यूल है वो रिलीज होके एक्ट करना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि और बहुत से एंजाइम मैंने आपसे जिक्र किए थे, तो जो हाइड्रोफोबिक मोइटीज अमाइनो एसिड के साथ अगर हम जोड़ दें, अमाइनो एसिड को किसी हाइड्रोफोबिक मोइटी के साथ जोड़ दें तो उनको डिग्रेड करने की एबिलिटी रखते हैं। ग्लूकुरोनिक एसिड ग्लूकुरोनाइडेशन रिएक्शन काज कर सकते हैं, ग्लूकोज को ग्लैक्टोज के रिंग्स को ब्रेक कर सकते हैं, सेलुलोज के रिंग्स को ये ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जो भी हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स हैं जो कि एसिड के अंदर स्वेल नहीं कर सकते, एसिड के अंदर डिस्पर्स नहीं कर सकते, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डिजोल्व नहीं कर सकते, बेसिक हैं, डिस्पर्स तो कर सकते हैं लेकिन डिजोल्व नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं कोलोन में, तो कोलोन में उनको डिग्रेड किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी अप्रोच जो हम कहते हैं वो एजो पॉलीमेरिक अप्रोच है, तो यानी कि पॉलीमेरिक अप्रोच है। कोई भी पॉलीमर हम ले लें, अगर हम एक पॉलीमर को कोट कर दें ऑन द ड्रग सब्सटेंस, या ड्रग को हम बॉन्ड बना दें, एजो बॉन्ड बना दें ड्रग का विद अ पॉलीमर सब्सटेंस, तो ये प्रो ड्रग विद पॉलीमर बन जाएगी। तो हमने ऐसी भी ट्राई की है कि हमने प्रो ड्रग एजो लिंकेजेस जनरेट कर दी बिटवीन ड्रग एंड पॉलीमर, लेकिन क्योंकि ये कोई इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, हम ड्रग के ऊपर कोड भी कर सकते हैं ऐसे पॉलीमर का, जो कि ऐसे पॉलीमर का कोड कर दीजिए जो कि जिसके अंदर वो बॉन्ड हो जो कि सिर्फ एंजाइम से डिग्रेड होना है, तो वो फिर ज़्यादा फिजिबल है। लेकिन क्योंकि हमने पहले यही अप्रोच यूज़ करना शुरू की, तो हमने कुछ नेचुरली या सिंथेटिक पॉलीमर्स को हमने ड्रग्स के साथ एजो लिंकेज से बॉन्ड कर दी। तो वो बॉन्ड करने से वो फिर ड्रग जो है और दोनों पॉलीमर जो है वो दोनों अब्जॉर्ब नहीं हो सकते थे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ जीएटी, स्टमक और इंटेस्टाइन में। तो वो क्योंकि एजो बॉन्ड जाके फिर वहीं पे डिग्रेड करता था लार्ज इंटेस्टाइन में, तो फिर वहाँ पे ड्रग रिलीज हो जाती थी। तो लेकिन इसको ज़्यादा प्रेफरेबली ये है कि हम एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम बनाएं जिसमें हम
पॉलीमर ही उसके ऊपर कोट कर दिया जाए, पॉलीमेरिक कोट कर दिया जाए, जो कि यहाँ पे जाके डिग्रेड करना है। तो इसकी एक एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड बेस्ड ड्रग। पॉलीसेकेराइड में हमने कहा है कि ये पॉलीसेकेराइड जो है वो लिंकेजेस हैं जो कि जब डिग्रेड करेंगी तो वो मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होंगी। तो मोनोसेकेराइड जो हैं वो एक्चुअली टॉक्सिक नहीं है, वो बॉडी का पार्ट है, बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब वो डिग्रेड किए जाते हैं, वो अब्जॉर्ब हो जाए अगर मोनोसेकेराइड, तो वो टॉक्सिसिटी भी शो नहीं करती। तो जो कि जब हमने एजो बॉन्ड के साथ कुछ पॉलीमर्स को किया था तो पॉलीमर डिग्रेड करता था, तो वो पॉलीमर टॉक्सिसिटी जनरेट करता है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमने फिर इस तरह का डिलीवरी सिस्टम बनाया हुआ है जो कि पॉलीसेकेराइड बेस्ड है। तो बहुत नेचुरली ऑकरिंग काफ़ी सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। उनमें अगर आप कहें तो जो प्लांट से हम मेंटेन करते हैं वो गम्स हैं, जैसे ग्वार गम है, इनोलिन गम है, ये जो गम्स हैं ये हमारे पॉलीसेकेराइड है। इनसे अगर हम कोट कर देंगे तो ये पॉलीसेकेराइड्स सॉल्युबल नहीं है इन एसिडिक कंडीशन और सिमिलरली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्युबल हैं इन व्हेन दे आर डिग्रेडेड, जब वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होंगे। तो वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट या तो लिवर में होंगे या फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि वो अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे फ्रॉम द जीआईटी, तो वो फिर लिवर में भी नहीं जा सकते, तो इसलिए वो लार्ज इंटेस्टाइन में फेंक दिए जाते हैं। तो उनको फिर डिग्रेड कर लिया जाता है। इसी तरह एनिमल से, तो काइटन एक एनिमल है, काइटन एक लेयर है एनिमल्स के ऊपर, स्किन के ऊपर, जिसको अगर डीएसिटाइल कर लें तो वो काइटोसान बन जाता है। तो काइटोसान एक अबंडेंट पॉलीमर है सेलुलोज के बाद, तो वो भी हम अटेन कर लेते हैं, ये भी पॉलीसेकेराइड है। तो इसकी भी एबिलिटी है कि ये डिग्रेड करता है। एक्चुअली ये स्वेलेबल पॉलीमर है, ये pH 4.5 के ऊपर स्वेल कर सकता है। तो 4.5 pH जो है वो जीआईटी में कहीं भी नहीं मेनली आती। हाँ, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बॉन्ड भी बनाने की, म्यूकोएडहेसिव बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर ये बॉन्ड बना लेगा तो कंटेंट जब जीआईटी में फिल हो जाते हैं स्टमक में, तो उस वक्त उसकी pH राइज करके 3.5 से ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो वो अगर कंटेंट की पीएच फिर ये बॉन्ड भी बन जाता है और स्टमक कांटेक्ट में स्टमक सर्कुलेशन की भी आ जाता है, तो पीएच 4.5 तक आ ही जाती है। तो वहाँ पे ये ड्रग रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन अदरवाइज अगर इसके ऊपर कोई कोट कर दिया जाए कि ये एसिड में स्मेल ना करे, तो फिर ये कोलोन टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम दे सकता है। इस तरह एलजी है, तो एलजी भी पॉलीसेकेराइड्स हैं, और माइक्रोबियल ओरिजिन का डेक्स्ट्रान है जैसे, ये भी पॉलीसेकेराइड है। तो इसकी भी एबिलिटी है कि ये कोलोन टारगेटेड डिलीवरी दे सकता है। तो पॉलीसेकेराइड जो है, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड्स नॉर्मली डिग्रेड नहीं करते इन जीआईटी, तो इनको हम डेंजरस कंसीडर करते थे। लेकिन क्योंकि पॉलीसेकेराइड आप कोलोन में जाकर डिग्रेड कर जाते हैं, इसलिए इनको जनरली रिगार्डेड एज सेफ कंसीडर किया जाता है कैटेगरी में। अच्छा, आज के लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे वो अप्रोचेस जो कि न्यूली डेवलप्ड अप्रोचेस हैं फॉर कोलोन टारगेटेड ड्रग सिस्टम। उनमें से एक अप्रोच जो है जिसको हम कहते हैं प्रेशर कंट्रोल ड्रग सिस्टम। प्रीवियसली हमने जो पढ़ी है वो सारी कन्वेंशनल है, वो कन्वेंशनल बेसिस के ऊपर डिस्क्राइब की गई हैं कि जैसे कन्वेंशनली पीएच वहाँ पे है तो पीएच की बेस के ऊपर सिस्टम बना लिया हमने कोई पॉलीमर ऐसा दे दिया जो कि डिलेड टाइम के ऊपर ड्रग रिलीज कर रहा है, तो क्योंकि कोलोन में डिलेड टाइम पे पहुंचनी है, और हमने कोई ऐसा डिलीवरी सिस्टम दे दिया जो कि आगे एंजाइम्स की प्रेजेंस की वजह से एक्ट करता है। तो ये सारा सिस्टम जो है ये स्पेसिफिकली हमने डिज़ाइन किए हुए थे जो फिजियोलॉजी ऑफ द जीआईटी है उसके ऊपर। अब हमने न्यूली अप्रोचेस में हमने बियॉन्ड द फिजियोलॉजी कुछ अडॉप्ट किए हैं, जो मैकेनिज्म है वो अडॉप्ट किए। उनमें से एक जो है वो प्रेशर कंट्रोल ड्रग सिस्टम है। प्रेशर कंट्रोल से मुराद है कि पेरिस्टाल्टिक प्रेशर। पेरिस्टाल्टिक प्रेशर जो है वो स्टमक में भी एग्जिस्ट करता है, पेरिस्टाल्टिक प्रेशर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एग्जिस्ट करता है, पेरिस्टाल्टिक प्रेशर लार्ज इंटेस्टाइन में भी एग्जिस्ट करता है। तो कोई इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है कि वो हम उसके ऊपर बेस करें। लेकिन अगर आप कहें कि पेरिस्टाल्टिक प्रेशर जो है वो जब एक ड्राइव है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की, तो वो फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खत्म हो जाती है जब वो इलियोसिकल जंक्शन से सीकम में पहुंचती है। लेकिन एक फोर्स छोड़ जाती है सीकम के अंदर बहुत बड़ी, जो कि प्रेशर फोर्स होती है। ये फोर्स कंटेंट्स को अपवर्ड्स मूव करती है, जो कि आपका असेंडिंग कोलोन होता है उसमें मूव करती है। तो अपवर्ड मूव करने के लिए एक पूरी फोर्स जो है वो डेवलप हो जाती है, फोर्स उसको ऊपर लेके चलती है।
तो ये जो है ये एक प्रेशर होता है, यानी कि सीकम में जब कंटेंट्स आते हैं तो उनको प्रेस कर दिया जाता है इस फोर्स की वजह से, वो बहुत ज्यादा प्रेस हो जाते हैं, प्रेस होने की वजह से फिर म्यूकोजा में वो अपवर्ड राइज करना शुरू होते हैं। तो ये सारा प्रेशर है जो कि एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन या एज कंपेयर टू स्टमक बहुत ज्यादा होता है। वहां पे ये प्रेशर नहीं होता, वहां पे सिर्फ मूवमेंट होती है जो कि उसको आगे की तरफ मूव करती है। प्रेशर भी होता है लेकिन वो उनको आगे को मूव करने के लिए प्रेशर यूज होता है। ये प्रेशर जो है वो उनको स्क्वीज करने के लिए यूज होता है, कंटेंट्स को थोड़ी जगह के ऊपर कन्फाइन करने के लिए होता है। तो अगर हम फिर कोई ऐसा पॉलीमर ले लें जो पॉलीमर इस प्रेशर की बेस के ऊपर डिग्रेड करने की एबिलिटी रखता हो, डिग्रेड से मुराद है कि वो डिसइंटीग्रेट कर जाए, डिसइंटीग्रेट करने की एबिलिटी रखता हो, तो उसको हम फिर कोलोन टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम में डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें जैसे इथाइल सेलुलोज है, ये एक हाइड्रोफोबिक पॉलीमर है। तो हाइड्रोफोबिक पॉलीमर जो होगा उसकी एबिलिटी नहीं होगी कि वो जब स्टमक की एसिडिक कंडीशन में जाएगा तो वो स्वेल करेगा। हाइड्रोफोबिक पॉलीमर है, उसकी एबिलिटी नहीं होगी कि वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो डिस्पर्स करेगा। हाँ, जब वो इलियम में जाएगा तो इलियम की पीएच क्योंकि बेसिक होती है तो वहाँ पे उसके चांसेस हैं कि वो वहाँ पे उस बेसिक एनवायरनमेंट में डिस्पर्स कर सके। तो ये अगर थोड़ी क्वांटिटी में होगा, वेरी लिटिल क्वांटिटी में होगा, तो फिर ये वहाँ डिस्पर्स करने की एबिलिटी रखता है। लेकिन अगर क्वांटिटी इसकी ज्यादा होगी, यानी कि आपकी डिलीवरी सिस्टम का साइज जरा ज्यादा है, उसमें पॉलीमर ज्यादा है, तो पॉलीमर अगर ज्यादा होगा तो उसमें फिर स्मॉल इंटेस्टाइन भी डिग्रेड नहीं कर सकती इसको। तो हमने क्या किया है, हमने फिर ऐसा पॉलीमर ले लिया है जिस पॉलीमर से हमने ड्रग को कोट कर दिया है, और वो पॉलीमर जो है वो फिर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, जस्ट फॉर एग्जांपल इथाइल सेलुलोज। तो जो प्रेशर है फिर ल्यूमन में, कोलोन के ल्यूमन में जो प्रेशर है वो अलाउ करेगा कि आपका जो हाइड्रोफोबिक पॉलीमर है ये डिसइंटीग्रेट कर दे। डिसॉल्व तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो हाइड्रोफोबिक है, तो वाटर के साथ तो ये इंटरेक्ट नहीं करता। तो ये उस प्रेशर की वजह से, जो प्रेशर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है इन द ल्यूमन ऑफ द कोलोन, उसके प्रेशर की वजह से ये डिसइंटीग्रेट यानी कि ब्रेक कर देता है, ये डिसइंटीग्रेट कर देता है। डिसइंटीग्रेट, और क्योंकि बेसिक कंडीशन होती है तो बेसिक कंडीशन में आपके ज्यादातर हाइड्रोफोबिक पॉलीमर जो है वो डिस्पर्स करने की एबिलिटी रखते होते हैं। तो वो बेसिक कंडीशन होने की वजह से और प्रेशर अप्लाई होने की वजह से उनके ऊपर वो पॉलीमर जो है वो डिसइंटीग्रेट कर देता है। तो ये डिसइंटीग्रेशन जो है इन कोलोन अंडर द प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करती है कि पॉलीमर की थिकनेस कितनी है। अगर पॉलीमर की थिकनेस एक ऑप्टिमम नहीं होगी तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता, यानी कि बहुत ज्यादा पॉलीमर आपने लगा दिया तो वो भी डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता। अगर बहुत थोड़ा पॉलीमर लगा दिया तो वो पीछे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में डिग्रेड कर देता है। एक ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ थिकनेस ऑफ द पॉलीमर आपने यूज करनी है। फिर कैप्सूल का साइज कितना है, जितना साइज जरा ज्यादा होगा उतना उसके ऊपर प्रेशर भी ज्यादा फील होगा, तो जितना साइज थोड़ा होगा उतना प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर बेस्ड जब इसने डिसइंटीग्रेट करना है तो साइज ऑफ कैप्सूल हमें थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा। एंड थर्डली ये डिपेंड करता है ऑन द डेंसिटी ऑफ द ल्यूमन। जो ल्यूमन जो कंटेंट्स है आपके कोलोन के, उनके कंटेंट्स की डेंसिटी कितनी ज्यादा है। तो जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो उस वक्त इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वो नॉर्मली जब आप कहें कि डेंसिटी जो है वो जब लिक्विड रीअब्जॉर्ब होना शुरू होता है तो रीअब्जॉर्प्शन में डेंसिटी बढ़ना शुरू होती है। तो लिक्विड की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो आपके इसको इस साइड पे तो कम हो रही होती है, इस साइड पे तो कंटेंट्स को अब्जॉर्ब किया जा रहा होता है, जो कि आपकी असेंडिंग कोलोन है। जो ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन है इसमें सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रही होती है। तो जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ल्यूमन कंटेंट्स की। तो जैसे ही कोलोन में हायर डेंसिटी पे पहुंचता है ये आपका सिस्टम, तो उस वक्त ये डिसइंटीग्रेट करने लगेगा। तो ये डायरेक्टली टारगेट किया जा सकता है टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द कोलोन, यानी कि ये आप कह लें कि हेपेटिक फ्लेक्सर जो है उसको, या फिर आप कह लें कि डिसेंडिंग कोलोन, उसको टारगेट करने के लिए यूज होता है। तो ड्रग क्योंकि अब जब पॉलीमर ऊपर से हाइड्रोफोबिक है तो ये वाटर तो अब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो अंदर जो ड्रग होगी वो सॉलिड नहीं आप दे सकते। सॉलिड अगर आप देंगे तो सॉलिड यहाँ पे डिसॉल्व नहीं करेगी और वो ऐसे ही वहां से इवैक्यूएट होकर रेक्टम में आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ड्रग हमें अगर देनी है फिर तो वो लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जानी चाहिए जब वो यहाँ पे पहुंचे। तो हम नॉर्मली फिर ब्लेंड करते हैं ड्रग को विद अ बेस। नॉर्मली जो बेस है वो सपोजिटरी बेस होती है,
तो सपोजिटरी बेस जो है वो क्योंकि बॉडी टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट करने की एबिलिटी रहती है। नॉर्मली तो सॉलिड है, हमारे रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड है तो हम सॉलिड डिलीवरी देते हैं, लेकिन जब वो बॉडी टेम्परेचर पे जाती है तो उस वक्त वो मेल्ट कर जाती है। तो ये जो कैप्सूल है जो कोट किया हुआ है थाइल सेलुलोज से, ये जब बॉडी में जाता है तो अंदर से मेल्ट हो जाता है, लेकिन ये डिसइंटीग्रेट करता है जाके लास्ट पार्ट ऑफ कोलोन में। तो जैसे ही ये डिसइंटीग्रेट करता है उस वक्त अंदर लिक्विड बना हुआ होता है ड्रग का, क्योंकि पॉजिटिव बेस मेल्ट हो चुकी होती है तो वो ड्रग को डिसॉल्व कर लेती है। तो वो ड्रग का लिक्विड वहां से बाहर आ जाता है और वो डायरेक्टली अवेलेबल होता है एट द साइट ऑफ एक्शन। तो इस तरह की डिलीवरी सिस्टम जो है ये एक नोवेल अप्रोच है, इसको हम प्रेशर कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो नोवेल डिलीवरी सिस्टम है उनमें से एक है ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये हमने गैस्ट्रोरिटेंटिव में भी पढ़ा है ऑस्मोटिकली, और जरा डिटेल से पढ़ा है। तो ये इसको हम कोलोन टारगेटेड भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि ये पीएच के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ये वाला सिस्टम जो है ये किसी एंजाइम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ये वाटर प्रेजेंट है ज्यादा या वाटर कम प्रेजेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा एक कंट्रोल्ड किस्म का हमारा सिस्टम है जिसको हम ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। ये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा उतनी ड्रग रिलीज बढ़ जाएगी। इसका किसी पीएच से कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई डिग्रेड चीज होनी नहीं है। इसमें तो बाहर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसने वाटर को अब्जॉर्ब करना है, और उसने वाटर अब्जॉर्ब करके ऑस्मोजन का जो है वो साइज इंक्रीज कर देना है, और फिर उसने एक प्रेशर लगाना शुरू कर देना है ऑन द ड्रग कंपार्टमेंट। तो ड्रग कंपार्टमेंट पे प्रेशर लगने की वजह से हमने, क्योंकि ड्रग कंपार्टमेंट की तरफ फिर एक होल भी ड्रिल किया होता है, ओरिफिस भी ड्रिल किया होता है, तो ड्रग जो है वो ओरिफिस से रिलीज होना शुरू हो जाती है, ओरिफिस से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये एक्चुअली हमारा ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम था। तो उसमें हमने ओरल ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी पढ़े हैं। हमने तो कहा है ये गैस्ट्रोरिटेंटिव है, तो हम इनको कोलोन टारगेटेड भी कर सकते हैं। अगर हम अपने पुश एंड पुल, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा पुश पुल ऑस्मोटिक पंप ओरल डिलीवरी में था, एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप के आगे टाइप्स में था पुश पुल जो हमने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल हमने 5-6 पुश पुल ऑस्मोटिक पंप जो है उनको किसी एक कैप्सूल के अंदर फिल कर दिया है, जेलेटिन कैप्सूल में भर दिया है, या फिर हमने उसको एसिटाइल पैथालेट का शेल लिया है उसके अंदर भर दिया, या वो मुश्किल है हम उसके ऊपर कोट ही कर देते हैं, हार्ड जेलेटिन के कैप्सूल के ऊपर हम एक एंटेरिक कोट कर देते हैं। तो एंटेरिक कोट करने से वो जेलेटिन का कैप्सूल जो है वो डिग्रेड नहीं करेगा इन द स्टमक, वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डिग्रेड कर सकता है। तो क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर स्टे आपके सिस्टम का बहुत लो होता है, यानी कि ओनली 1 आवर तक स्टे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आखिरी पार्ट में जहाँ पे पीएच बेसिक होती है, जहाँ पे ये एंटेरिक कोट डिसॉल्व होना है, तो वहां पे क्योंकि स्टे सिर्फ 1 घंटे तक होता है, तो वो 1 घंटे में एंटेरिक कोट ही डिसॉल्व होता है और जेलेटिन का कैप्सूल ही ब्रेक किया जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। या अगर हो भी फॉर एग्जांपल ड्रग, तो वो ड्रग भी तकरीबन 10% या अप टू 15% यहाँ पे डिसॉल्व की जा सकती है, उससे ज्यादा रिलीज की जा सकती है, उससे ज्यादा रिलीज नहीं की जा सकती, क्योंकि इसने एक्टिवेट होना है सिस्टम ने, उसको भी टाइम चाहिए होता है। तो अगर हम एंटेरिक कोटिंग कर दें अपने पुश एंड पुश पुल ऑस्मोटिक पंप का, तो वो एंटेरिक कोटिंग उसको प्रिवेंट करेगी फ्रॉम एक्टिवेटिंग इन द एसिडिक कंडीशन, एंड सिस्टम एक्टिवेट होगा जब बेसिक कंडीशन में आएगा। तो बेसिक कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, वो इलियम में है, उससे पहले नहीं है। तो इलियम में जाके वो एक्टिवेट होना शुरू होगा, यानी कि अगर हम एंटेरिक कोट कर देंगे तो एंटेरिक कोट यहाँ पे डिसॉल्व होगा, जब वो डिसॉल्व हो जाएगा तो ये हमारा पुश पुल यूनिट जो है वो एक्सपोज होगा, फिर ये वाटर को, क्योंकि इसके गिर्द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, फिर ये वाटर को अब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। तो वाटर को अब्जॉर्ब करेगा इतनी देर में इसको सीकम में रीच करवा दिया जाएगा, तो सीकम में ये वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद फिर एक्सपैंड करना शुरू होगा। तो जो पुश हमारा कंपार्टमेंट होता है वो ऑस्मोजन का होता है, ऑस्मोजन जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक बड़ा साइज लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो एक लार्जर एरिया अकोमोडेट करना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम स्वेलिंग कहते हैं, वो स्वेल करना शुरू होते हैं। और फिर जो ड्रग वाला हिस्सा है वो भी वाटर को गेन करके जेल लाइक ड्रग बनाना शुरू होता है, जेल कंपार्टमेंट बन जाता है, यानी कि जेल लाइक ड्रग बने, जितना वाटर वो गेन कर सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर तो नहीं ले सकता, ड्रग पूरी तरह डिसॉल्व तो होती नहीं, तो जेल लाइक फ्लोएबल जेल बनना शुरू हो जाती है कंपार्टमेंट। तो फिर पुश कंपार्टमेंट जो है वो क्योंकि स्वेल करता रहता है, तो वो जेल कंपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना शुरू होता है। हमने एक होल ड्रिल किया होता है ऑन द साइड ऑफ द ड्रग,
तो वो ड्रग फिर फ्रॉम दैट होल इवैक्यूएट होना शुरू हो जाती है, ड्रग उससे बाहर आना शुरू हो जाती है। तो वो जो ओरिफिस से ड्रग बाहर आ जाती है वो जेल लाइक होती है, वो जब और वाटर के साथ इन कांटेक्ट आती है तो वो सोल्यूशन बनना शुरू हो जाती है। या वो जेल लाइक है, हाईली कंसंट्रेटेड है, तो वो जाके अगर डिजीज साइड के ऊपर एक्ट करेगी तो वो वहाँ पे ज़्यादा बेटर प्रॉपर्टी दे सकती है। फॉर एग्जांपल उसमें अगर हमने प्रोटीन या पेप्टाइड दिए हैं तो वो पेप्टाइड यहीं पे आकर रिलीज कर देंगे जो सेंडिंग कोलोन है, तो यहाँ से उनकी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है, अब्जॉर्ब कर देंगे। या फिर वो रिलीज होते रहेंगे और ये मूव करता रहेगा कंटेंट आगे, तो वो चले जाएंगे, अगर यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो वो फिर मूव कर देंगे टू द लास्ट पार्ट ऑफ द कोलोन, जहाँ पे उनको ड्रग को जो एक्टिव साइट्स जो साइट्स हैं डिजीज की उन साइट्स पे रीच करके वो उनको ट्रीट करना शुरू करेंगे। तो इसलिए हाँ ये है हमारा ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हम ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को भी कोलोन टारगेटेड कर सकते हैं। ये भी एक नोवल अप्रोच है जो कि दूसरी अप्रोचेस के साथ मैच नहीं करती नॉर्मली फिजियोलॉजी ऑफ द जीएटी से। अच्छा, इसके अलावा एक लेटेस्ट सा सिस्टम जो है हमारा, जो कि हम हर तरह की जगह को टारगेट करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप इसको सिस्टेमिकली दें तो सिस्टेमिकली भी हम किसी भी एरिया को टारगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम। ओरली दें तो हम ओरली में भी किसी भी जगह को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि स्टमक को भी इससे टारगेट कर सकते हैं, हम स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कर सकते हैं, हम लार्ज इंटेस्टाइन को भी कर सकते हैं। तो एक यूनिवर्सल किस्म का हमारा सिस्टम है जिसको मल्टी पार्टिकुलेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। अच्छा, मल्टी पार्टिकुलेट से मुराद ये है कि ये सिस्टम हम देते तो सिंगल यूनिट है, हमने टैबलेट की फॉर्म में दिया है या हमने कैप्सूल की फॉर्म में दिया है, लेकिन जब ये रीच करता है इन द जीआईटी तो उस वक्त ये डिसइंटीग्रेट कर देता है। डिसइंटीग्रेट करके ये बहुत सारे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही जैसे आपको एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जिसको हम सुपर डिसइंटीग्रेटिंग कंट्रोल रिलीज सिस्टम कहते हैं, उसमें यही अप्रोच हमने यूज किया है कि वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो डिसइंटीग्रेट कर देगा विद इन 30 मिनट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे तो विद इन 30 मिनट्स, इवन 5 मिनट्स में वो डिसइंटीग्रेट कर देगा। उसके बाद वो ग्रेन्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो अगर इवन माउथ में स्टे करेगा जितनी देर तो वहाँ पे भी ड्रग रिलीज कर सकता है, या वो अगर स्टमक में स्टे करेगा तो स्टमक में वो रिलीज कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये इतना स्मॉल पार्टिकल साइज होता है इनका, तो ये वाटर के फ्लो के साथ मूव करते हैं। तो ऐसा सिस्टम अगर डिस्पर्स कर जाए जल्दी तो ये फिर सिस्टम किसी जगह के ऊपर भी स्टे नहीं कर सकता, तो ये वाटर के फ्लो के साथ मूव करता है। तो वाटर जो है वो विद इन 1 आवर 1 to 1.5 आवर्स रीच कर जाता है इनटू कोलोन, वो कोलोन में पहुंच जाता है। तो ये सिस्टम भी 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर कोलोन में पहुंच जाता है। तो मल्टी पार्टिकुलर सिस्टम का ये एडवांटेज हुआ कि ये बड़ी जल्दी हम इसको रीच करवा सकते हैं इनटू कोलोन। अगर ये बाइंड ना करे, अगर ये स्टे ना करे विद इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ जीएटी। तो मल्टी पार्टिकुलर सिस्टम में अगर हम कहें तो ये क्या से माइक्रो पार्टिकल इसके एग्जांपल हैं, ग्रेन्यूल्स अगर आप कहें तो ग्रेन्यूल्स इसकी एग्जांपल्स हैं, पैलेट्स आप कहें तो पैलेट्स इसकी एग्जांपल्स हैं, और नैनो पार्टिकल्स फिर इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये सारे मल्टी पार्टिकुलर सिस्टम कहते हैं। मल्टी पार्टिकुलर सिस्टम का ये एडवांटेज होता है क्योंकि आपने ड्रग को एक जगह कन्फाइन नहीं किया हुआ, ड्रग जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स जो कि मल्टी पार्टिकुलेट है। तो वो ड्रग किसी एक जगह इन कांटेक्ट नहीं आती जीआईटी में। जब वो एक जगह इन कांटेक्ट नहीं आती जीआईटी में तो वो वहां पे टॉक्सिसिटी कॉज नहीं कर सकती अगर वो टॉक्सिक है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो लोकली सेल्स को इरिटेट करती है ड्रग, यानी कि वो अल्सरेटिव कंडीशन डेवलप कर देती है, जैसे ये हमारे जो एनसेड्स हैं वो स्टमक में इरिटेशन काज करती हैं, तो उससे एसिडिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो अगर हम उनको मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम में बनाएंगे तो वो नहीं कर सकते ये, क्योंकि वो एक ही जगह के ऊपर कन्फाइन नहीं करेगी ड्रग। तो ड्रग जो रिलीज करेगी वो मल्टीपल साइट्स पे और बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज करेगी, जिसकी वजह से वो फिर ड्रग लोकल टिश्यूज को इरिटेट नहीं कर सकती। अच्छा, थर्डली अगर हम कहें तो इतना ज्यादा पार्टिकल साइज बढ़ जाने से उनका सरफेस एरिया ऑफ रिलीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उससे जो उनकी कोई ड्रग जिसकी अब बायोअवेलेबिलिटी कम है वो बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज की जा सकती है। अच्छा, ये एक इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं हमारे मल्टी पार्टिकुलर सिस्टम के। इन्हीं एडवांटेजेस को हम अपने कोलोन टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं।
तो क्योंकि ये डिलीवरी सिस्टम हमने कहा है कि अगर ये हम ऐसे पॉलीमर से बनाएं जो कि जीआईटी में स्टमक में जाके स्टे नहीं कर सकते, यानी कि स्टमक में एडहियर नहीं कर सकते, यानी हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स हैं विद कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक है, तो वो टाइम रिक्वायर करते हैं स्वेल करने में और फिर ड्रग को रिलीज करने में। अगर कोई चीज टाइम रिक्वायर करती है तो वो फिर ये 3 से 4 घंटे जो कि रिक्वायर्ड है उसको कोलोन तक रीच करने में, इतने टाइम में वो ड्रग रिलीज नहीं कर सकती या बहुत कम ड्रग रिलीज कर सकती है। ऐसा डिलीवरी सिस्टम जो टाइम रिक्वायर करता है, लैग टाइम रिक्वायर करता है। तो अगर हम ऐसा सिस्टम दे दें तो क्योंकि ये वाटर के साथ फ्लो करता है और ये क्विकली रीच कर जाता है इनटू कोलोन, और ड्रग को भी फिर इस तरह तेजी से कोलोन में रीच करवा देता है, तो मल्टी पार्टिकुलर सिस्टम प्रेफरेबल हुआ टू डिलीवर द ड्रग इनटू कोलोन। हमें कोई एजो बॉन्ड नहीं बनाने, हमें कोई पीएच नहीं डिजाइन करनी, हमें कुछ नहीं करना, यानी कि हम उन तमाम अप्रोचेस से डिफरेंट हो गए हैं। हमने पार्टिकल साइज इतना कम कर लिया और उसको उन पॉलीमर से बना लिया जो पॉलीमर इंटरेक्ट नहीं करते स्टमक के अंदर, स्टमक में वो डिजोल्व होकर एब्जॉर्ब ना हो जाए ना, उन पॉलीमर से बना लिए। तो ये डिलीवरी सिस्टम हम डायरेक्टली रीच करवा सकते हैं इनटू कोलोन। तो इसलिए फिर ये ज्यादा सुपीरियर सिस्टम है टू टारगेट द कोलोन साइड। अच्छा, नैनो पार्टिकल जो है, नैनो पार्टिकल्स में हमने कहा कि ये और ज्यादा कम साइज के हैं देन माइक्रो पार्टिकल, यानी कि ये तो नैनो साइज के हैं। तो नैनो पार्टिकल जो है इनका रेट ऑफ ट्रांसफर माइक्रो पार्टिकल से भी ज्यादा होता है फ्रॉम स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू कोलोन। तो ये बड़ी जल्दी रीच कर सकते हैं कोलोन साइड के ऊपर। तो नैनो पार्टिकल्स जो हैं फिर ये हमने फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ जीआईटी के लिए नैनो पार्टिकल्स में उनको इनकैप्सुलेट किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि हम इंसुलिन देते हैं ओरली, तो ओरल इंसुलिन जो है वो नैनो पार्टिकल के बगैर नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो नैनो पार्टिकल्स में हम उनको देंगे तो वो फिर प्रोटीन प्रोटोलिटिक एंजाइम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एग्जिस्ट करते हैं उनसे वो प्रोटेक्ट रहेगी, क्योंकि ये जो नैनो पार्टिकल है ये वहाँ पे तो वाटर के अंदर मूव कर रहा होगा, तो एंजाइम को एक्ट करने के लिए तो एक कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। एंजाइम तो एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर एक्ट करता है और ये तो डिस्पर्स्ड है, तो एक कंसंट्रेशन कभी भी डेवलप ही नहीं होती जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर सके, तो जिसकी वजह से ये प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स डिग्रेड नहीं होती वहाँ पे, और ये मैसिवली रीच करा दी जाती हैं असेंडिंग कोलोन के, यानी कोलोन के फर्स्ट पार्ट जो कि असेंडिंग कोलोन है वहाँ पे, और वहाँ से ये फिर अब्जॉर्ब हो जाती है, डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, बायोअवेलेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये डायरेक्टली रीच करती हैं। जैसे ही रीच करती हैं असेंडिंग कोलोन में उस वक्त ये अब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो इससे इनकी स्टेबिलिटी और इनकी थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, अब्जॉर्प्शन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो ये एक सुपीरियर सिस्टम है जिसको हम मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम कहते हैं। तो मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम सिर्फ कोलोन टारगेटिंग के लिए सुपीरियर नहीं है, मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम आप किसी भी एरिया को टारगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम। तो ये इतना सुपीरियर हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो इसी की फिर बहुत ज़्यादा एग्जांपल आईवी भी हमने ये बनाए हुए हैं, इस तरह हमने ये ओरल भी बनाए हुए हैं, तो इससे ही हम फिर कोलोन को भी टारगेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक है हमारा कोलोन टारगेटेड ड्रग सिस्टम। थोड़ी सी बात आपसे करनी है कि इसको एवेल्युएट कैसे किया जाता है। नॉर्मली हम एवेल्युएट जो करते हैं वो एक सिस्टम को, उसकी ड्रग रिलीज को, कि वो क्या ड्रग रिलीज कर सकता है या नहीं कर सकता और किस रेट पे करता है, वो हम यूएसपी के मेथड्स यूज करते हैं। यूएसपी जो डिस्क्राइब करती है कंट्रोल रिलीज के लिए, यूएसपी जो डिस्क्राइब करती है इमीडिएट रिलीज के लिए, हम वो वाले यूज करते हैं। तो जब आप कोलोन में किसी चीज को एवेल्युएट कर रहे होते हैं तो हमने पढ़ा है जो कि नोवल डिलीवरी सिस्टम हमने बनाया उसमें कि वहां पे तो कोई प्रेशर भी डिफरेंट है, वहां पे तो डेंसिटी भी डिफरेंट है। वहां पे हमने देखा है कि वहां पे अगर आप कह रहे हैं तो वो वहां पे ल्यूमन है और उसमें वहां फीकल कंटेंट्स हैं, वो कंटेंट्स में क्या क्या होता है, वो उनमें सबस्ट्रेट होता है तो वो भी डिफरेंट है, तो फार्माकोपियल मेथड एक्चुअली फेल हो जाते हैं। तो हमें जब इसकी रिजोल्यूशन लगानी होती है तो हमें सिमुलेटेड कंडीशंस के साथ साथ हमें फीकल कंटेंट्स भी ऐड करने होंगे ताकि हम वो डेंसिटी और विस्कोसिटी भी अचीव कर सकें जो डेंसिटी विस्कोसिटी कोलोन में होती है। तो ये एक थोड़ी सी बात आपसे डिस्कस करनी थी कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो एक नॉर्मल डिसोल्यूशन टेस्ट से नहीं हो सकती, इसके लिए हमें उसकी फीकल कंटेंट्स की कुछ कंसंट्रेशन भी इसमें डालनी होगी। तो रैट के या माइस के फीकल कंटेंट्स डाले जा सकते हैं।
सेकेंडली क्योंकि वहाँ पे इंजाइम एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इसको इंजाइम्स के अगेंस्ट भी चेक करना पड़ता है। तो हमें इसको इनोकुलम बनाना होगा इंजाइम का, और वो इंजाइम्स को हमें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और उसका हमने इनोकुलम बना के एक पेट्री डिश में डालना होगा। तो पेट्री डिश में उसको ग्रो करना होगा, फिर हम उसमें होल्स बना के ये वाली ड्रग या हमारा डिलीवरी सिस्टम उस होल्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि ये सबस्ट्रेट के तौर पे उस इंजाइम्स के लिए हो। तो वो एंजाइम इसको सबस्ट्रेट बना के इसको डिग्रेड करेंगे, तो फिर हम इसको चेक करेंगे वहां से कि क्या ड्रग जो है वो एक्टिव फॉर्म में अब वहां पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो वो भी हमें इसके लिए चेक करना होता है। ये दो एडिशनल टेस्ट जो कि नॉर्मली एवेल्यूएशन के करने होते हैं वो हमारे इस कोलोन टारगेटेड के लिए करने होते हैं। तो जज़ाकल्लाह, ये इतना ही है हमारा कोलोन टारगेटेड सिस्टम। इसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द 5th जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है इंशाल्लाह अगले लेक्चर से। कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह कल फिर